ओके, इस क्वेश्चन को पहले समझ के लेते हैं, फिर आंसर देखेंगे, ठीक है। इफ यू वर आस्क्ड टू रिवाइज द 5 kingdom classification, would you create a separate category for viruses or keep them outside the system? Justify your answer and explain what this indicates about the evolving nature of scientific classification. ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपके पास 5 kingdom classification है, राइट? मतलब उसमें 5 ऑर्गेनिजम्स है। क्या आप वायरस के लिए एक सेपरेट कैटेगरी बनाओगे अगर आपको मौका मिला तो, या फिर वायरसेस को अलग ही रखोगे, इसमें इंक्लूड नहीं करोगे? ये उनका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? वायरसेस को 5 kingdom क्लासिफिकेशन में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये उनका क्वेश्चन है। ओके, तो लेट अस डिस्कस दिस। सबसे पहले हम लोग वायरस की बात कर लेते हैं। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है क्या? तो यस। क्या उनके पास सेल होता है? नहीं, दे डू नॉट हैव सेल। उनके पास एक तो डीएनए हो सकता है, नहीं तो आरएनए हो सकता है, बट दे डू नॉट कैरी सेल। असेल्युलर होते हैं वो, ठीक है। और ऊपर से जब तक वो बाहर होता है ना, मतलब किसी सेल के अंदर नहीं रहते, तब तक वो इनएक्टिव होता है। लेकिन अगर किसी सेल के अंदर घुस गए हो, बैक्टीरिया के, एनिमल के, फिर वो एक्टिव हो जाता है, राइट? तो इज वायरस पार्ट ऑफ द 5 kingdom? तो नहीं, फिलहाल तो वो नहीं है, फिलहाल इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ओके, तो कंपेयर टू सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो उनके पास ना सेल होता है। जैसे कि मान लो आपका बैक्टीरिया ले लो, एनिमल का सेल ले लो, तो वायरसेस लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, उनके पास सेल ही नहीं होता, देयर इज नो सेलुलर स्ट्रक्चर, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट उनको इस कैटेगरी में डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कौन से 5 kingdom क्लासिफिकेशन में, जहां पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा, एनिमिलिया है, और सबके पास क्या होता है? सेल होता है। अब वायरस के पास तो सेल ही नहीं है। तो मेन चीज ये है कि आपका 5 kingdom क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? सेल टाइप के ऊपर, सेल स्ट्रक्चर के ऊपर, सेल ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, और वो किस तरीके से खाना बनाते हैं। क्या वो ऑटोट्रॉप है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, या फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं? क्या वो प्रोड्यूसर हैं, क्या वो कंज्यूमर है, क्या वो डिकम्पोजर है? तो ये सब चीजें इंक्लूड की जाती हैं किसी क्लासिफिकेशन। अब दिक्कत कैसा है कि सबसे पहला है सेल टाइप। सेल टाइप मतलब प्रोकैरियोट में वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, इसके ऊपर से शुरुआत होती है क्लासिफिकेशन की। प्रोकैरियोट मतलब क्या? जिसके पास प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोट का मतलब होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। अभी जो सेल स्ट्रक्चर है, तो सेल स्ट्रक्चर कैसे रहता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल से बने हुए हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप्स की होती है, एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है कि भाई एक ही सेल है उस ऑर्गेनिज्म के पास। मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल है। सेल स्ट्रक्चर में दो टाइप्स आते हैं, सिंपल मतलब जिसमें आपका स्ट्रक्चर वगैरह सब सिंपल होता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब एकदम डिटेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है, बहुत सारे मिलकर पार्ट्स काम कर रहे हैं। उसके बाद है ऑटोट्रॉप, मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। और दूसरे हेटेरोट्रॉप्स, मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है खाना बनाने के लिए। प्रोड्यूसर मतलब जो खुद का खाना खुद बनाता है। कंज्यूमर मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर। कंज्यूमर के अंदर ना आपके 4 ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हर्बीवोर जो प्लांट खाते हैं, कार्निवोर जो एनिमल्स खाते हैं, फिर बाद में ओमनीवोर जो सपोलेटस से सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, और कंज्यूमर डिकम्पोजर जो दूसरों को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर प्लांट को खाने वाले, कार्निवोर मीट को खाने वाले, ओमनीवोर सबको खाने वाले, और लास्ट है पैरासाइट जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, बिना मारे उनके ऊपर जीता है। कंज्यूमर डिकम्पोजर क्या है? बेसिकली ये जो कंज्यूमर्स है उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, मतलब उनके डेड बॉडीज को मारते हैं। तो मेन रीजन हमारा ये है कि वायरसेस के पास इसमें से कुछ नहीं है, दे आर असेल्युलर, है ना। असेल्युलर है वो। असेल्युलर मतलब उनके पास कोई सेल है ही नहीं। तो फंडामेंटली डिफरेंट है ना, मतलब ये ऑर्गेनिज्म एक तरफ और वायरस एक तरफ, ऐसा हो रहा है। तो इट इज नॉट अ पर्टिकुलर टिपिकल लाइफ फॉर्म। डिफरेंट एग्जिस्टेंस, हैव जेनेटिक मटेरियल बट नीड अ होस्ट सेल। इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है कि वायरस के पास? हाँ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है ना, मेन प्रॉब्लम वो है। इनएडिक्वेसी ऑफ न्यू किंगडम, क्रिएटिंग अनदर किंगडम मे नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप नया किंगडम बनाते भी हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास। हाईलाइटिंग यूनिक नेचर, अलाउइंग स्टडी एज अ सेपरेट ग्रुप विदाउट फोर्सिंग इट फिट। तो ये तो अच्छा है ना, उसको आप सेपरेट ही रखो, क्योंकि उसको इसमें इस ग्रुप में डाल के क्या ही मतलब है 5 kingdom क्लासिफिकेशन में, क्योंकि वो है ही अलग। तो इसमें फिट करने की जरूरत नहीं है ना। उससे अच्छा है कि आप वायरसेस को सेपरेटली पढ़ो, क्योंकि वो कैटेगरी ही अलग है। Okay, now comes scientific evolution. Demonstrates the classification models evolve with new science and evidence and knowledge, right? And highlights unique nature, allows studying as a separate group without forcing it. अब why keep viruses outside? Viruses को बाहर क्यों रखना है? ओके, तो पहली चीज मैंने आपको बता दिया कि वो असेलुलर, राइट, नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल ही नहीं होता वायरस के अंदर, इसलिए अपन उसको किंगडम में नहीं डालेंगे। दूसरा, नीड होस्ट सेल फॉर एक्टिविटी, इनएक्टिव होते हैं सेल के बाहर, है ना, न सेल है न एक्टिव होता है, किसी सेल के अंदर जाने के बाद ही एक्टिव हो जाते हैं वो।
shows scientific classification is not fixed, it changes, improves as knowledge grows. हमारा जैसे जैसे नॉलेज ग्रो होता है तो वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्लासिफिकेशन भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है. तो इन रीजंस की वजह से सपोज आपको जो शॉर्ट आंसर लिखना है आप ये लिख दो. पहला पॉइंट, आई वुड कीप वायरसेस आउटसाइड द 5 किंगडम. आपको सीधा सीधा बोल देना है कि भाई वायरसेस को हम लोग सेम ग्रुप में नहीं डाल पाएंगे 5 क्लासिफिकेशन के. ठीक है, आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों क्यों नहीं डालेंगे 5 किंगडम में. बिकॉज दे आर असेल्युलर. एक तो वायरस असेल्युलर है. आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए. और आपका वायरस कैसा है, असेल्युलर. डू नॉट पोजेस द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल बट रिमेन इनएक्टिव. ऊपर से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके लिए है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. और आपका डीएनए, आपका ये जो वायरस है कैसा इनएक्टिव होता है सेल के बाहर. तो बिकॉज ऑफ दैट हम उसको क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं डाल पाएंगे. आपको दो चीजों को हाईलाइट करना है. पहला है असेल्युलर. असेल्युलर मतलब उसके पास एक भी सेल नहीं है. और दूसरा रीजन है कि वो इनएक्टिव होता है, मरा हुआ रहता है. सपोज व्हेन इट कम्स टू सपोज द जेनेटिक मटेरियल है ना, मरा हुआ रहता है वो, क्योंकि बाहर रहता है ना सेल के, तो तब वो एक्टिव नहीं रहता. तो ये दो चीजों को हाईलाइट करना है. और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल भी होता है और वो सब सेल्स एक्टिव होते हैं, है ना. और आपके वायरस के पास ये दोनों नहीं है, तो इसलिए अपन उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं डालेंगे, उसको बाहर ही रखेंगे. दिस ऑल्सो शोज दैट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इज नॉट परमानेंट. साइंटिफिक क्लासिफिकेशन परमानेंट है क्या, नहीं. हम चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन अपने को क्या नॉलेज नया मिल रहा है, एविडेंस क्या मिल रहा है. तो ये हो गया शॉर्ट आंसर आपके एग्जाम के लिए. अगर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है तो आप ये पॉइंट्स हाईलाइट करो कि वो वायरसेस असेल्युलर है, एक ही सेल है उसके पास, और 5 किंगडम में सेल की जरूरत पड़ती है. दे आर फंडामेंटली डिफरेंट, है ना. वायरसेस फंडामेंटली अलग है ना, पूरा मतलब अलग ही लेवल के बंदे. वो इनएक्टिव होते हैं सेल के आगे बाहर, तो मतलब नहीं है उनको 5 किंगडम के साथ जोड़ने में. क्रिएटिंग अनदर किंगडम मे नॉट सॉल्व द फंडामेंटल प्रॉब्लम. अगर हम उसको बनाते भी है तो फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है मतलब क्लासिफिकेशन का, वो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे. कीपिंग वायरसेस आउटसाइड हाईलाइट्स देयर यूनिक नेचर. अगर हम उसको 5 किंगडम के बाहर रखते हैं तो उनका जो यूनिक नेचर है कि भाई वो जिंदा ही नहीं है, सेल ही नहीं है उनके पास, तो ये चीजें हाईलाइट होती हैं और उसको स्टडी करने में आसानी होगी. इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इज नॉट फिक्स्ड. तो इसलिए एज इनएबिलिटी टू प्लेस वायरसेस नीटली द 5 किंगडम शोज दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर साइंटिफिक मॉडल दैट इवॉल्व विद नॉलेज. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग उसको नहीं डाल पाएंगे क्लासिफिकेशन में बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. ठीक है, वायरसेस को क्या करना है, 5 किंगडम के आउटसाइड ही रखना है. और क्यों आउटसाइड रखना है, तो ये. तो एग्जाम के लिए एक तो आप शॉर्ट आंसर लिखो. अगर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है तो आप ये नीचे वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं. ठीक है.